नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आज एक बड़ा सवाल हम आपके सामने लेकर आए हैं। क्या कोरोना के सामने उद्धव सरकार ने सरेंडर कर दिया है? क्या मुंबई अगला वुहान बनता जा रहा है हिंदुस्तान के लिए? क्या मुंबई वही दर्दनाक शहर साबित होगा जो वुहान बना है चीन के लिए? ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं और क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि उद्धव इस पेंडेमिक को ट्रीट करने में, इसको हैंडल करने में नाकाम हुए हैं, ये बताएंगे आपको। लेकिन एक बार फिर देखिए कि मुंबई से एक बार फिर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो उद्धव सरकार के इंतजामात की, प्रशासन के इंतजामात की पोल खोलती हैं। मुंबई में ट्रेन चलने की खबर के बाद एक बार मजदूरों का हुजूम उमड़ पड़ा है। फिर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन पकड़ने के लिए हजारों मजदूर बांद्रा टर्मिनल पर पहुंच गए। हर कोई ट्रेन पकड़ना चाहता था। ये बांद्रा टर्मिनल की तस्वीरें हैं, आपको बता दें वही बांद्रा टर्मिनल है जहां पर इससे पहले भी मजदूर जो है बड़ी तादाद में पहुंचे। तो उस वक्त अफवाह थी, तो इस वक्त अगर सच में ही ट्रेन चलाई जा रही है और अगर आप श्रमिक ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे? एक ही दिन में आपने इतने सारे मजदूर क्यों बुला लिए? क्या उन्हें पता नहीं था कि आपको टर्न बाय टर्न जाना होगा? क्या कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था? क्या आप इन लोगों को किसी स्टेडियम में नहीं बुला सकते थे? पहले कहीं बड़ी खुले मैदान में नहीं बुला सकते थे कि जहां पर इनका रजिस्ट्रेशन करते? आप स्टेशन पर इस तरह की अव्यवस्था क्यों फैला रहे हैं? क्यों इस तरह से लोगों की भीड़ लगा रहे हैं? क्यों सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं? अगर इनमें से एक भी शख्स कोरोना संक्रमित होता है तो आप किस तरह से कोरोना बम सिर्फ मुंबई ही नहीं, मुंबई से देश के अलग अलग हिस्सों में इन श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए छोड़ देंगे? क्या आपको इस बात का इल्म है? सवाल उद्धव सरकार से है कि आखिर इतने सारे मजदूर वहां पर जमा कैसे हो जाते हैं? पुलिस, सुरक्षा बल, प्रशासन कहां है? क्यों नहीं वहां पर अलग अलग, जब दिल्ली से भी ट्रेन चली थी तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के नाम के साथ ABCD अलग अलग एंट्री गेट्स बनाए गए थे कि किन मजदूरों को कौन सी ट्रेन में जो जा रहे हैं उन्हें किस एंट्री से जाना है ताकि भीड़ ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए उद्धव सरकार को क्या नहीं पता है कि किस तरह से मजदूरों को उनको हैंडल करना था, किस तरह से उनके जो हैं पहले आपको पंजीकृत उन्हें कराना था ट्रेन में सफर के लिए, या फिर जिसका भी मन किया वो पहुंच गया बांद्रा स्टेशन पे। कोई रूल रेगुलेशन थे? क्या इन मजदूरों तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई थी कि भाई आज 3 ट्रेन चल रही हैं, 5 ट्रेन चल रही हैं, उसके हिसाब से आपको जो है उसमें टिकट मिलेगा या उसमें जगह मिलेगी, हर मजदूर आज नहीं जा सकता है? कोई प्रोसेस जो है वो डिफाइन किया गया था कि भाई आज ये मजदूर जाएंगे, पहले आपको यहाँ से जाके टोकन लेना होगा, जो टोकन जिनके पास है केवल वही अंदर आ सकते हैं? क्या प्रोसेस था? ये क्या कोई अफवाह थी? और अगर अफवाह थी तो भाई एक बार फिर से अफवाह हो गई। ये इत्तेफाक बार बार उद्धव सरकार के साथ ही क्यों होता है? पिछली बार भी उन्होंने इस घटना से ये कह के पल्ला झाड़ लिया था कि अफवाह उड़ी थी, और आज एक बार फिर अगर ये अफवाह के कारण इतनी भीड़ जमा है तो ये बता दीजिए उद्धव जी कि आप ही के राज में बार बार अफवाहें क्यों उड़ती हैं? आप ही के राज में क्यों नियम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ती हैं? महाराष्ट्र में कोरोना का कहर मचा है। हर दिन सैकड़ों मरीज संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन उद्धव सरकार कोरोना की रफ्तार को थामने में बेबस नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे ने कोरोना के सामने सरेंडर कर दिया ऐसा लग रहा है। कोरोना से लड़ने के ना कोई पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं, ना कोई प्लान है, ना कोई रणनीति है। सबसे बुरा हाल है मुंबई के सबसे बड़े हॉटस्पॉट धारावी का, एशिया का सबसे बड़ा स्लम, जहां की झुग्गी बस्तियों में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। यह रफ्तार इतनी ज्यादा है कि करीब 1.5 महीने में कोरोना के मामले 1300 हो गए हैं। और क्यों उद्धव सरकार कोरोना पर काबू पाने में नाकाम है? खासतौर से धारावी जो एक चलता फिरता एक तरह से हॉटस्पॉट भी ना कहें, बॉम्ब है धारावी, क्योंकि वहां पर एक मकान में 5 से 10 लोग रहते हैं। कई मकान ऐसे हैं जहां सूरज की रोशनी भी नहीं आती, इतना डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। तो सवाल ये कि उद्धव सरकार क्यों नहीं वक्त रहते चेती है? मुंबई में कोरोना से आफत, एशिया की सबसे बड़ी बस्ती में कोरोना विस्फोट। धारावी नाम तो सुना ही होगा। मुंबई के बीचों बीच बसी एक ऐसी झुग्गी बस्ती जहां की तंग गलियों में इंसान सिर्फ सांस ले सकता है, लेकिन अब इन सांसों पर कोरोना का पहरा है, क्योंकि एशिया की ये सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती पूरे मुंबई के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। धारावी में कोरोना को रोकना कितना कठिन है इसको समझेंगे, लेकिन पहले देखिए धारावी में कोरोना के मौजूदा आंकड़े कहते क्या है। बीएमसी के मुताबिक धारावी में कोरोना के कुल 85 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद मरीजों की कुल तादाद 1327 पहुंच गई है, जबकि इस बीमारी से अब तक 56 लोग जान गंवा चुके हैं। धारावी की झुग्गी बस्ती में कोरोना वायरस का प्रसार जितनी तेजी से फैल रहा है, इसका अंदाजा इसी आंकड़े से लग जाता है। 1 अप्रैल को धारावी में 1 मरीज का मामला सामने आया था, जबकि 2 अप्रैल को 1 मौत हो चुकी थी। 17 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 100 पहुंच गया। 30 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 369 मरीजों तक पहुंचा, जबकि 18 लोगों की जान जा चुकी थी। वहीं 18 मई को 1327 मामले सामने आ चुके थे और कोरोना संक्रमित 56 लोगों की जान चली गई थी। इस पूरे इलाके में 400 से ज़्यादा लोग
कोरोना वायरस से पीड़ित पाए गए हैं और उसमें हर दिन 40 से 50 का इजाफा हो रहा है और इसको कंट्रोल करने में पुलिस और प्रशासन को बहुत कठिनाई आ रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस रास्ते पर है और वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए यहाँ पे उतरी हुई है, लेकिन लोग जो है वो लगातार घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ पे लगातार घूम रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग रखना मुनासिब नहीं है। यहीं से एक तस्वीर आई थी कुछ दिनों पहले जब ईद की खरीदारी करने के लिए लोग निकले थे और काफ़ी भीड़ यहाँ पे जमा हुई थी। पुलिस को इस भीड़ को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। मुंबई के बीचों बीच स्थित एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में कोरोना के संक्रमण को रोकना बेहद चुनौतीपूर्ण है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना आसान नहीं है क्योंकि घनी आबादी और तंग गलियां इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है। धारावी की आबादी करीब 10 लाख है। 500 एकड़ में फैले धारावी की बस्तियों में बेहद छोटे छोटे कमरे हैं जहां 8 से 10 लोग रहते हैं। 75% लोग सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की कई गलियों में सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुँच पाती। छोटे छोटे कमरे और संकरी गलियों की वजह से यहाँ कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए पर्याप्त 2 गज की दूरी भी मुमकिन नहीं है। मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो बहुत है, रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जांच भी बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। टीवी पे जो खबरें आ रही हैं कि मुंबई के कई इलाकों में अभी भी भीड़ भाड़ है, लॉकडाउन चल रहा है, सख्ती चल रही है। सख्ती के बावजूद तमाम लोग सड़कों पे निकल रहे हैं। बहुत सारे लोग मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करते हैं। तो जब तक इसके मूलभूत सिद्धांतों को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, उनका पालन नहीं किया जाएगा, कोरोना मैनेजमेंट मुश्किल से मुश्किल होता चला जाएगा। धारावी में तेजी से फैले कोरोना संक्रमण की गंभीरता को केंद्र सरकार भी समझ रही है। हाल ही में केंद्रीय टीम ने धारावी का दौरा कर हालात का जायजा लिया था। यहाँ पर्याप्त संख्या में कंटेनमेंट एरिया या क्वारंटीन सेंटर न बनाए जाने पर बीएमसी को फटकार लगाई थी। ये केंद्रीय टीम की फटकार का ही असर था कि उद्धव सरकार ने बीएमसी के चीफ को बदल दिया। भौगोलिक हालात की मजबूरी चाहे जो हो, लेकिन धारावी मुंबई का वुहान न बन जाए, इसलिए धारावी में कोरोना पर लगाम लगाना होगा। यही मुंबई के हित में है और यही देश के हित में होगा। न्यूज़ नेशन। तो क्यों बार बार आपको बता दें कि धारावी को लेकर जो है लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। दरअसल धारावी क्यों डरा रहा है मुंबई को और क्यों कहा जा रहा है कि एक तरह से एटम बम पर बैठी है इस वक्त मुंबई, अगर धारावी में जल्द ही कंट्रोल नहीं किया गया। दरअसल डेंजरस हॉटस्पॉट इसलिए हम कह रहे हैं, ये आपको बता दें कि धारावी जो है यहाँ पर 1 अप्रैल को 2 मामले थे। उसके बाद किस तरह से मामले जो हैं बढ़ते गए। धारावी में आबादी जो है यहाँ पर 10 लाख है। कुल केस जो हैं 1327 अभी आए हैं और कुल मौतें हुई हैं 56 धारावी में। तो ये वाकई में चिंताजनक आंकड़े हैं धारावी में। और धारावी में जो घनत्व है, यानी कि आबादी जो है, जो 10 लाख की आबादी इस एरिया में रहती है, वो बहुत घनी आबादी है, जिससे नतीजा ये होता है कि कई घरों में तो सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। कई घरों में 10-10, 15-15 लोग जो हैं छोटे से घर में रहते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो ही नहीं सकता है। तो मुंबई में कोरोना की अगर हम बात करें तो वो स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो जाती है। तो धारावी एक अपने आप में सरदर्द, एक अपने आप में एटम बम की तरह से बन रहा है। कुल केस 21,000 को पार कर गए हैं मुंबई में, जिसमें से आपको बता दें कि नए मामले आज के 1185 रजिस्टर हुए हैं। 757 लोगों की मौत हो चुकी है। तो मुंबई में रिकवरी रेट जो है वो भी बहुत अच्छा नहीं है, जो अपने आप में चिंता का सबब है, क्योंकि अस्पताल जो है इस वक्त फुल कैपेसिटी में है, यानी कि भरे हुए हैं। तो 1 अप्रैल को 1 मरीज की मौत होती है, 2 अप्रैल को 1 मौत होती है, 17 अप्रैल को 100 मौतें होती हैं, 30 अप्रैल को ये आंकड़ा बढ़ जाता है और किस तरह से 10 मई को ये आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूज़ नेशन के कुछ सवाल हैं जो उद्धव सरकार से हैं, वो हम आपको बता दें कि किस तरह से उद्धव सरकार जो है क्या यहाँ पर पूरी तरह से नाकाम रही है। ये हम सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं कि उद्धव सरकार ने वक्त रहते क्या लॉकडाउन पालन कराने में उद्धव सरकार जो है वो नाकाम हुई। कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने में सरकार नाकाम हुई है, ये सवाल हम आपके सामने उठा रहे हैं। लॉकडाउन का सही पालन नहीं किया, अस्पताल में बेड्स की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई गई, क्यों नहीं टेम्पररी अस्पताल जो है वो बनाए गए, कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम से मदद वक्त रहते क्यों नहीं मांगी गई। आप जब अपने चुनाव के लिए पीएम को फोन कर सकते हैं कि भाई मुझे निर्विरोध चुनवा दीजिए, आप कोरोना के लिए मदद मांगने में कैसी शर्म थी आपको? क्या आपकी अनुभवहीनता, क्या आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अवेयरनेस नहीं है, अभी आप इतने परिपक्व सरकार नहीं है, तो हो सकता है क्या वो भी एक आपके लिए दिक्कत का सबब बना। अनुभवहीनता की कमी जो है उसके चलते भी आप जो हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुए हैं।
हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त साइंस से। सुभाष शिर्के हमारे संवाददाता धारावी से हैं। राम कदम बीजेपी नेता हैं और असलम फारूकी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नरेश चावला हैं, सदस्य हैं मेडिकल काउंसिल के। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल असलम फारूकी साहब आपसे है, क्या आपको लगता है कि उद्धव सरकार की अनुभवहीनता की वजह से भी मामला हाथ से निकलता जा रहा है? नहीं, ये बात गलत है मैडम। ऐसा नहीं है। उद्धव सरकार पूरी सक्षम है अपने काम में और पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए, आप ये जो बता रहे हैं महाराष्ट्र सरकार में कि भाई धारावी में इतने केस हो रहे हैं, देखिए लोग ज्यादा करके हिंदुस्तान से महाराष्ट्र की तरफ रुख करते हैं रोजी रोजगार के लिए। यहाँ पे सबसे बड़ा तबका माइग्रेंट लोगों का यहाँ पे आता है काम और रोजी रोजगार अपने बाल बच्चों को पालने के लिए। ठीक है, ये दिक्कत आ रही है अभी, लेकिन इसके ऊपर पूरा काम किया जा रहा है। क्या काम किया जा रहा है? धारावी में केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। धारावी को डिकंजेस्ट करने के लिए आपने क्या कदम उठाए, बताइए मुझे जरा। क्या कदम उद्धव सरकार ने धारावी को डिकंजेस्ट करने के लिए उठाए? आप जानते हैं कि धारावी में इतनी बड़ी आबादी रहती है कि एक एक कमरे में 8-8 लोग रहते हैं। ये बात तो आपसे छिपी नहीं है ना, आप हमसे बेहतर जानते होंगे। देखिए वहां पे मैं ये मानता हूं कि वहां पे गली और छोटे छोटे एक एक कमरे में काफी लोग रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको वहां से भगा दिया जाए। जो जहां आया है उनको वहां पे डिकंजेस्ट करना भगाना नहीं होता। रोजगार के लिए अब यहाँ बंबई पे इतनी महंगाई है, सुनिए वो स्लम है, बड़ा स्लम है, लेकिन पता है आपको। आप ये वही कह रहे हैं, तो तभी जब पता है कि वहां पर अगर आबादी इतनी ज्यादा है, घनत्व इतना ज्यादा है, तो डिकंजेशन भी होता है ना एक एरिया का। जब मुझे पता है कि यहाँ पे एक परेशानी आ गई है और यहाँ पे संक्रमण बहुत तेजी से फैलेगा, तो उसको डिकंजेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी में कुछ लोगों को मूव इन कर सकती थी ना राम कदम जी। क्या ये बात गले से नीचे उतरती है कि भाई हम किसी को कहीं भेजेंगे नहीं, जो जहां का है वो हमारा है, चाहे वो एक कमरे में ही सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर वहां पे संक्रमण होता रहे? के बाद भी हमारी आरंभ से भूमिका रही है कि सरकार के साथ, महाराष्ट्र सरकार के साथ हम सहयोग करेंगे। पर महाराष्ट्र सरकार हर अपने अलग अलग फील्ड में फेल हो चुकी है और यह हम भाजपा करके नहीं कह रहे। उन्हीं के अपने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण कह चुके हैं, सीनियर सांसद संजय निरुपम कह चुके हैं। शायद यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो नेता नहीं जानते होंगे, वे पता करें। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह है कि देश में जितनी मौत हो रही है उसमें से हर तीसरी मौत मुंबई से है, हर तीसरा पॉजिटिव व्यक्ति महाराष्ट्र से है। अब महाराष्ट्र के हालात देखो आप। सरकार दावे कर रही है कि हमारे पास 4200 बेड है। वास्तव में हमने ब्यौरा करने के बाद पता चलता है कि सरकार के पास मरीजों के इलाज के लिए 3500 के ऊपर बेड ही नहीं है। केवल धारावी के, इकलौते धारावी के 40,000 से ज्यादा लोग क्वारंटाइन में रखे गए जो कोरोना पॉजिटिव भी कई उसमें से है। अभी जिनको सिम्टम्स नहीं है, ऐसे कई सारे क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को दवा तक नहीं दी जा रही, दोपहर का भोजन नहीं मिल रहा, शाम का भोजन नहीं मिल रहा। असलम फारूकी साहब, क्या वक्त रहते अगर उद्धव सरकार जो है वो हरकत में आती, वो एक्स्ट्रा फोर्स की मांग करती केंद्र से, या फिर अगर उन्हें लग रहा था कि हमारे पुलिस वाले जो है संक्रमित होते जा रहे हैं, अभी भी तो उन्होंने मांगा ना अतिरिक्त बल, अगर वक्त रहते कदम उठाती, कहती कि हमें अतिरिक्त बेड बनाने के लिए आपका सहयोग चाहिए या डॉक्टर्स की टीम चाहिए, आप अपने एमएलसी के चुनाव के लिए पीएम को फोन खड़खड़ा सकते हैं, घर से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन वैसे अगर आपको मुंबई कर्ज के लिए जाना हो, महाराष्ट्र के लोगों के लिए जाना हो, तो आप सड़कों पर मुआयना करने नहीं निकलेंगे। देखिए ऐसा है मैडम, वक्त रहते हमारे राहुल गांधी जी ने पूरे देश को आगाह किया था, सारी मीडिया से कह दिया था कि देखिए इतनी बड़ी बीमारी आने वाली है, इसके लिए हमें सक्षम। तो राहुल गांधी जी उद्धव ठाकरे को भी बोल देते ना। राहुल गांधी जी ने जब ट्वीट किया था तो एक फोन उद्धव ठाकरे को भी कर देते। सरकार में साथ दे रहे हैं तो एक फोन उद्धव ठाकरे को भी कर देते ना। पूरी होने दीजिए, मेरी बात को पूरी होने दीजिए मैडम। ये अगर ये पहले से सक्षम कदम उठाए होते तो आज इस हिंदुस्तान में इतनी महामारी ना फैलती। और दूसरी बात,
इनको ट्रम्प जी के स्वागत के लिए ये लगे पड़े थे। इन्होंने कोई राहुल जी की बातों पे ध्यान नहीं दिया। अगर दिए होते तो उसी टाइम इस महामारी एक काम करते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सब कुछ खत्म कर देते हैं। अगर सब कुछ प्रधानमंत्री को ही देखना है तो एक काम करते हैं ना, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होना ही नहीं चाहिए, रेवेन्यू स्टेट के पास जाना ही नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं मिलना चाहिए, कोई भी कुछ भी। मैं वही तो कह रही हूँ कि कुछ भी मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में होना ही नहीं चाहिए। देखिए, सेंट्रल के हाथ में एविएशन डिपार्टमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं किया इन्होंने सब अच्छा, चलिए ठीक है। उनकी महामारी बढ़ी, आपने क्या किया उद्धव? चलिए ठीक है, उन्होंने आपने कहा कि आपने हवाई यातायात वक्त रहते रोका नहीं, जिसकी वजह से मामले ज्यादा बढ़े। चलिए, अगर एक बार ये बात मान भी लें तो महाराष्ट्र में जो हालत है, ये सुनिए ना मेरी बात। अब आगे अगर मैंने आपकी बात को कहा कि चलिए एक बार की बात मान लेते हैं, ठीक है, एक गलती हुई, उसके बाद जो डैमेज हो गया, उसके बाद आप मुझे जरा ये समझाएंगे कि महाराष्ट्र में भी एयर ट्रैफिक बढ़ा, दिल्ली में भी बढ़ा, बैंगलोर में भी बढ़ा, कोलकाता में भी बढ़ा, चेन्नई में भी बढ़ा। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ मुंबई के लिए फ्लाइट चल रही थी। तो मुंबई में अगर हालात विकट होते जा रहे हैं, बाकी स्टेट में तो ऐसी हालत नहीं है, तो आप सीएम की गलती नहीं मानेंगे? देखिए, ऐसा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सारे पूरे हिंदुस्तान में लोग रोजी रोजगार ढूंढने के लिए सबसे ज्यादा मजदूर हिंदुस्तान में आता है। सबसे ज्यादा मजदूर हिंदुस्तान में आया है। यहाँ पे आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। सबसे ज्यादा पैसा भी बीएमसी के पास होता है। मेरा सुभाष शिर्के जी हमारे साथ इस वक्त धारावी के पास जुड़े हुए हैं। सुभाष, ये जो बातें डिफेंस में कही जा रही हैं, क्या ये आपके गले से नीचे उतरती हैं? आप खुद मुंबई कर हैं, वहां पले बड़े हैं, वहां आपने सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन देखा है, बीएमसी सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि उतने एग्रेसिवली इस सिचुएशन को उद्धव सरकार ने डील किया, या फिर उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की कमी रही, जिसका नतीजा आज मुंबई भुगत रही है? देखिए, धारावी को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है सरकार को, और प्रशासन जो है उसके सामने और कोई इलाज नहीं है। प्रशासन जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पा रहा है। आज सिचुएशन ऐसे है कि डॉक्टर्स संक्रमित है, पुलिस संक्रमित है, जो नर्सेस है वो संक्रमित है। तो आज धारावी में जो फैल रहा है कोरोना का प्रभाव, वो रोकने में पूरी तरह से प्रशासन नाकाम हो रहा है। और जो मैं आपको बताऊं कि ये धारावी में सोशल डिस्टेंसिंग कितना करे, क्योंकि पुलिस जो है वो अभी रास्ते पे जो आ रही है, लेकिन वो कंट्रोल करने में के लिए आगे नहीं आ रही, क्योंकि पुलिस में ज़्यादातर लोग जो है वो संक्रमित हो रहे हैं। पुलिस धारावी में अभी कुछ ही दिनों पहले अमोल कुलकर्णी जैसा जो उम्दा अफसर था, उसकी मौत हुई, और कई सारे ऐसे जो पुलिस अफसर है वो क्वारंटाइन करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर पुलिस जो है वो कंट्रोल करने में थोड़ा सा अभी हाथ पीछे ले रही है। दूसरी तरफ जो मेडिकल स्टाफ है वो इसमें संक्रमित ज़्यादा है। आज सिचुएशन ऐसी है कि एक डॉक्टर अगर संक्रमित होता है तो दूसरा डॉक्टर, उसका जो साथी है, उसको क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है। डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ मेडिकल काउंसिल के सदस्य इस वक्त यहाँ पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चावला, किया जाना है वो भी नहीं किया जा रहा है, और यही कारण है डॉक्टर्स जो है खुद संक्रमित हो रहे हैं, खुद उनके पास पीपी किट और तमाम प्रोटेक्शन गियर्स के अभाव हैं, अस्पताल पूरे फ्लडेड हैं। बतौर डॉक्टर और मेडिकल काउंसलिंग के सदस्य के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं, आप किस तरह से रेट करेंगे? क्या कहीं ना कहीं विफल हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन? मैं कुछ एक लार्जर पर्सपेक्टिव आपको बताना पसंद करूंगा कम शब्दों में। फर्स्ट थिंग, वी मस्ट ऑल अंडरस्टैंड कोरोना इज गोइंग टू बी ए मच बिगर डिजास्टर फॉर ऑल अक्रॉस इंडिया। आप ये समझिए, जो हमारे मेडिकल फियर्स हैं वो कहते हैं अभी तो रुपए में 0.1% डिसीज़ भी इंडिया में अभी नहीं आई है। दैट मीन्स हम उम्मीद करते हैं या डर कर रहे हैं कि कम से कम 1000 टाइम तकलीफ में भी बढ़ना है। अब स्पेसिफिकली धारावी पे आते हुए मैं दोबारा बोलूँगा, धारावी इज़ ए अर्बन रेजिडेंशियल प्लानिंग डिजास्टर है। जो क्यों है, कैसे है, 10 लाख लोग एक छोटे से इलाके में हैं, और उसके बाद क्या सरकार की, राज्य की सरकार, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपैलिटी,
और सेंटर। आई थिंक राजनीति का समय कम है, सब लोगों को कॉपरेशन करके एक सुखजात और काफ़ी एनजीओज हैं जो बीच में आनी चाहिए। इसके अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मुंबई का साथ दिया जाए, वहाँ के डॉक्टर्स की टीम वहाँ पहले गई भी है। ये सब मिलके डीकंजेशन इज वन पार्ट। सेकंड थिंग इज, आप एक छोटे इलाके में 10 लाख लोग थे, कैसे होगा? लेकिन मैं वही कह रही हूँ डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि उद्धव सरकार ने डीकंजेशन करने में देर कर दी? जब पहले जमाती से आपके यहाँ पहला केस आया था धारावी में, आपको तुरंत वहां पर खुले मैदान में या कहीं दूसरे मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में धारावी का डीकंजेशन शुरू कर देना चाहिए था। राज्य सरकार को इसके लिए कंटिंजेंसी प्लान बनाना पड़ेगा। कंटिंजेंसी प्लान मींस सबका साथ लिया जाए, सिविलियन पॉपुलेशन का भी, एनजीओज का भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपैलिटी, राज्य सरकार, सेंटर से टीम ली जाए। ये ना केवल आने वाले समय में सिर्फ धारावी तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम कई जगहों पे आने वाली है। इसके लिए थोड़ा राजनीति का समय कम है। एवरी पर्सन हैज टू बी ए कमिटेड कोरोना एक्टिविस्ट। जितना जिसके जहन में है वो मदद करेगा, तब कुछ महीनों के बाद हम इस चीज को कंट्रोल करेंगे। हम खुलेआम कह रहे हैं द वर्स्ट इज येट टू कम, वेदर द पीकिंग इज गोइंग टू कम इन जून और इन जुलाई। बट ये मान के चलिए ऐसी चीज किसी ने देखी नहीं थी। डॉक्टर्स अपने आप खुद जूझ रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स मरे भी हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, उनको भी कई बार पीपी किट्स नहीं मिल पाती हैं। लेकिन मैं कहता हूं जहां चाहा वहां रहा। चलिए, तो आपका कहना है कि राजनीति छोड़कर केंद्र, राज्य, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही साथ एनजीओज और वॉलंटियर सब आगे आएंगे, तब शायद ये धारावी का जो एक एटम बम बन गया है मुंबई में, उसको हम ब्लास्ट होने से रोक सकते हैं। शैलेंद्र हमारे साथ साइंस है। शैलेंद्र, आप लगातार कवरेज कर रहे हैं, कोरोना से जुड़ी हुई हर खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। अस्पताल, सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि भाई नहीं, अस्पताल में बेड काफ़ी है, लेकिन हम जब लोगों से बात करते हैं वो कहते हैं कि उन्हें एडमिशन ही नहीं मिल रहा है अस्पताल में, कोई उनका टेस्ट करके राजी नहीं है। ज़मीनी हकीकत क्या है? पिनाज, हमने खबर भी दिखाई है और स्थिति ये रही, चाहे सायन हॉस्पिटल हो या केईएम हॉस्पिटल की बात हो, स्थिति ये है कि जो पेशेंट है वो ओवर क्राउडेड है, ज़रूरत से ज़्यादा पेशेंट है। उस मात्रा में इनके पास बेड्स अवेलेबल नहीं है कि पेशेंट को एक कम से कम बेड जो है वो मुहैया करवा जा सके। और यही वजह है कि एक बेड पर दो पेशेंट रख के ट्रीटमेंट बीच में हुई थी, जो कि न्यूज़ नेशन ने प्रमुखता से उस खबर को तो लाशों के बीच में इलाज हुआ था, पेशेंट बढ़ रहे हैं और खबर दिखाई थी। जी, आलम यह है कि जो लोग हैं वो अगर बेड पर 2 भी कर दिए जा रहे हैं तो भी इनकी जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। यही स्थिति है कि लोगों को ज़मीन पर बिठाकर ट्रीटमेंट करते हुए भी देखा गया है केईएम अस्पताल में। इसके अलावा जो शव पड़े हैं, शव के बीच में हमने देखा है कि तमाम जो मरीज़ हैं कोरोना वायरस के, उन्हें ट्रीटमेंट उनका किया जा रहा है। इसके अलावा अब जो ताज़ा मामला ये है कि जो डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पे मौजूद जो हैं, बीएमसी ने पूरी तरह से रेसिडेंट डॉक्टर्स का 10% जो मानदेय दिया जाता है उसे माइनस कर दिया है, उससे कम कर दिया है। और यही वजह है कि अब जो डॉक्टर्स हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि एक तरफ तो उन्हें कोरोना वॉरियर्स कहा जा रहा है और दूसरी तरफ उनकी जो सैलरीज में कटौती की जा रही है वो भी कहीं ना कहीं उन पर एडवर्स इफेक्ट करेगा। और यही वजह है कि जो डॉक्टर्स हैं अगर वो मानसिक तौर पर परेशान हुए तो उसका असर कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट पर भी दिखाई देगा। और ऐसे में जरूरत है कि डॉक्टर्स का जो मनोबल है वो बढ़ा रहे, कम से कम उसे बढ़ाने का काम जो है वो किया जाना चाहिए। आपने डॉक्टर्स को सुना, आपने हमारे ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर्स को सुना और कुछ आंकड़े हमने आपके पास रखे हैं। राजनीति से ऊपर आप मानेंगे कि उद्धव ठाकरे के लिए अब आत्मचिंतन का वक्त है कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई हैं और पहली बारी में कोई पिक्चर परफेक्ट नहीं हो सकता है अभी अनुभवहीनता है उनमें, उन्हें अब मदद भी लेनी चाहिए और सलाह भी लेनी चाहिए अपने पूर्व। कोई नए हैं, हाँ, अरे वो ऐसी बात नहीं है, वो राजघराने में ही उनका जन्म हुआ है, उनको सब कुछ आता है किस तरीके से हैंडल करना है। हम लोगों का जो सीएम है उद्धव ठाकरे सक्षम है, वो करेंगे और कर रहे हैं। देखिए, उनको सिखाने की या किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो बचपन से उनको सब कुछ पता किस तरीके से महाराष्ट्र को हैंडल करना है। वो तो अभिमन्यु है कि मां के पेट से ही चक्रव्यूह रचना सीख कर आए थे, है ना। मतलब ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो एक राजनीतिक परिवार में जन्मे हैं तो उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन भी आता होगा, आप ये समझ रहे हैं ना कि उनको। हाँ, बहुत बढ़िया बारूकी साहब, कमाल है आप कि क्योंकि वो ठाकरे परिवार में जन्मे हैं इसीलिए उनको एडमिनिस्ट्रेशन भी आता होगा, उन्हें सीएम ऑफिस चलाना भी आता होगा, ये मान ले हम।
है ना? नहीं, आप कह रहे हैं कि उनको वो नए हैं, उनको मैं सीएम ऑफिस की बात कर रही हूँ। एक नेता होना और सीएम होना और पीएम होना अलग अलग चीज है। अच्छा, ठीक है, चीज के लिए सक्षम है, चलिए, और वो करेंगे, अपना कार्य कर रहे हैं, और मेरी ख्याल से ऐसा सीएम हमको मिला है, हमको गर्व है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। आप जरा चौहान साहब ने उनको फिर सलाह क्यों दी थी, जरा ये भी पता कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, आप सभी लोग हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर सवाल किसी सरकार को या किसी नेता को टारगेट बनाना नहीं है। सवाल यह है कि मुंबई, महाराष्ट्र और धारावी की जो हालत बद से बदतर होती जा रही है, उसको लेकर कुछ ऐसे सवाल उठाना है जिनके प्रति सरकार सचेत हो, जागे और कहीं ना कहीं अब जो गलती है उनसे सबक सीखे, नहीं तो मुंबई वुहान बन सकता है। इस पेशकश में इतना ही।